हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं ममता बिश्नोई, बायोलॉजी एजुकेटर, श्री करणी एकेडमी एंड एडुटेक में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इसलिए हम सभी ने क्या डिसाइड किया है कि आप घर बैठे अच्छी तरह स्टडी कर सके, इसलिए हमने इस ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जो चैनल है ऑनलाइन इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, जिससे आप घर पर बैठे बैठे इस ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फायदा उठा सकते हो, अपनी पढ़ाई को बिना किसी विराम दिए आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं आपको जो 10th क्लास का सिलेबस है, सबसे पहले जो साइंस का वो बताने जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी अपन स्टडी स्टार्ट करता है तो उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अपना लक्ष्य क्या है, अपना बेस क्या है। और सबसे पहले बेस पढ़ने के लिए अपन को सिलेबस पता होना चाहिए कि अपना 10th क्लास के अंदर साइंस में क्या सिलेबस है, ताकि अपन को जब सिलेबस पता होगा तो हम उस हिसाब से रणनीति बनाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक अपन को सिलेबस नहीं पता होगा तो हम किसी आधार को बिना लिए अपन तैयारी नहीं कर सकते। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपन को सही रास्ता चुनना जरूरी है। और अगर अपन बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि अपन को सिलेबस का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस सिलेबस में से किस यूनिट में से कितने नंबर के अपन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि उससे क्या फायदा होता है कि जो ज्यादा नंबर का यूनिट होगी उस पे अपन ज्यादा फोर्स लगा के वो नंबर को अपन अच्छी तरह कवर कर सकते हैं और जो टॉपिक है उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको अपना जो भी लेवल है, जो भी सिलेबस है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो अपन देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 10th क्लास का साइंस का जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है इकाई फर्स्ट का जो नाम दिखाई दे रहा है मानव शरीर एवं क्रियाएं, उसके आगे लिखा हुआ है जो, यानी ये जो मानव शरीर एवं क्रिया लिखा है ये एक यूनिट का नाम है। और इस यूनिट के अंदर आपके 4 चैप्टर शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इस चैप्टर के अंदर अपन क्या देखेंगे कि मानव जो भोजन करता है वो किस प्रकार करता है, या जो अपन भोजन में पोषक पदार्थ लेते हैं कौन से पोषक पदार्थ अपने लिए ज्यादा काम के हैं, कौन से कम काम के। काम का मतलब है कि अपन को कौन से पोषक पदार्थ ज्यादा एनर्जी देते हैं या जल्दी देते हैं, या अपने शरीर को ज्यादा क्रियात्मक रूप से चला सकते हैं, अपन को कैसे भोजन का सेवन करना चाहिए। तो वो अपन स्टडी किस में करेंगे, भोजन वाले पार्ट में। उसके साथ ही लिखा हुआ है मानव स्वास्थ्य। तो मानव स्वास्थ्य के अंदर अपन क्या देखेंगे कि जो मानव का स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी अपने शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, अपन उन रोगों का किस प्रकार उपचार कर सकते हैं, या उन रोगों को रोकने के लिए कैसे टीके लगाए जाते हैं, कैसी दवाइयों का उपयोग किया जाता है, या ऐसे कौन से उपचार है या कैसे कौन से उपाय है जिससे अपन उस रोग को होने से रोक सकें। क्योंकि आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, यानी वो लाइलाज बीमारी होती है। इसका मतलब है अगर आपको एक बार वो रोग हो गया तो फिर आपकी मृत्यु निश्चित है, वो रोग मिट नहीं सकता। तो ऐसे रोगों को दूर ही रखा जाए या इन रोगों से अपन को बचाव किया जाए, इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है और उस रोगों से बचने के लिए अपन को विभिन्न प्रकार के उपाय आइडियाज दिए जाते हैं। तो वो सब अपन मानव स्वास्थ्य में अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें रोग आएंगे संक्रामक और असंक्रामक रोग। ऐसे रोग जो रोगी के अगर आप संपर्क में आओगे किसी भी प्रकार से तो वो रोग आपको हो सकते हैं, तो उनको अपन बोलेंगे संक्रामक रोग। और ऐसे रोग जो आप रोगी के साथ अगर संपर्क में रहोगे तो भी आपको वो रोग नहीं हो सकते, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, असंक्रामक रोग। जो संक्रामक रोग है वो उनकी संख्या काफी मात्रा में, तो अपन ऐसे रोगों को रटेंगे नहीं। मैं उन रोगों की ट्रिक्स बताऊंगी आपको, जिससे ट्रिक्स के माध्यम से आप उनको आसानी से मैनेज कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो, जिससे आपको दिक्कत ना आए। जैसे आपको झट से कोई रोग का नाम बता दिया, आपको बोल दिया कि बताइए जो एड्स रोग है वो किस कीटाणु से होता है, किस सूक्ष्म जीव से होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज। अब अगर आप उनको रटोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप उल्टा आंसर दोगे। लेकिन यदि आप उनको ट्रिक से याद रखोगे तो आप आसानी से आंसर बता सकते हो। तो ऐसी चीजें जो रट्टे से याद नहीं होगी, मैं उनको ट्रिक से बताऊंगी जिससे आप आसानी से उनको याद रख सकते हो।
उसके बाद जो पहली इकाई में आपको दूसरा पार्ट दिखाई दे रहा है मानव तंत्र। अभी इतना छोटा सा नाम है मानव तंत्र, लेकिन इसके अंदर आपको पता होगा कि बहुत सारे भाग शामिल है। तंत्र यानी मानव शरीर के अंदर ऐसे सिस्टम जो विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन करते हैं। जैसे अपन सोचते हैं, अपनी बुद्धि है, दिमाग है, तो वो अपन जिस तंत्र के अध्ययन करेंगे वो कौन सा तंत्र है, वो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। उसी प्रकार अपन ने श्वास लिया, अपने शरीर में श्वास गया, यानी ऑक्सीजन गैस अपन ने ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस निकाली। तो ऐसा तंत्र जिसके अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसें किस माध्यम से जाती है, किस माध्यम से वापस निकलती है, तो इस तंत्र के अंदर जिस प्रकार अध्ययन करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र। यानी मानव शरीर का ऐसा तंत्र जिसमें गैस या आदान प्रदान या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आने जाने के रास्ते का, उनके प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र। उसी प्रकार भोजन का पाचन करने वाला तंत्र वो है पाचन तंत्र। तो अपने शरीर में इस प्रकार कई प्रकार के तंत्र जिनसे पूरा शरीर बना हुआ है। जैसे अगर आप वेस्ट मटेरियल है उनको शरीर से बाहर निकालते हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र, या अपन बोल सकते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो इन काफी सारे तंत्रों से मिलकर क्या बनता है, मानव शरीर बनता है। तो आपको जो ये दूसरा पार्ट दिया गया मानव तंत्र, उसमें अपन इन सभी तंत्रों का अध्ययन करेंगे। तीसरा भाग आपको दिखाई दे रहा है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर यह देखा जाता है कि किस प्रकार मानव में जो माता पिता के लक्षण है वो संतानों में जाते हैं, संतानों से वापस उनकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ऐसे जो कारक है उनका अध्ययन अपन जिस शाखा में करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, जिसमें अपन डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए क्या चीज होती है, गुणसूत्र क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये सब आनुवंशिकी का आधार होते हैं। तो अपन इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आपको दिखाई दे रहा है चौथा पार्ट जो है प्रतिरक्षा एंड रक्त समूह। प्रतिरक्षा क्या होती है, मानव शरीर के अंदर या किसी भी शरीर के अंदर पाई जाने वाली ऐसी पावर या ऐसी क्षमता जो बाहर से आने वाले रोगों से लड़े, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षा। तो अपने शरीर के अंदर ऐसी कौन सी सेल है या ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जो विभिन्न पदार्थों का सिक्रेशन करते हैं, स्राव करते हैं और रोगों को नष्ट करते हैं, तो उसका अध्ययन अपन करेंगे प्रतिरक्षा में। उसके साथ ही आपको दिया हुआ रक्त समूह, या अपन उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप यानी ब्लड के अंदर पाई जाने वाली कुछ ऐसी प्रोटीन या एंटीजन, उनको अपन क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप। और ये मानव शरीर के अंदर 4 प्रकार की होती है, ए बी और ओ। तो इनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप मान लो ए है तो अपन उसका कौन सा ब्लड दे सकते हैं, कौन सा ब्लड नहीं दे सकते, या वो ब्लड वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है। इसमें एंटीजन क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, रक्त का अपन इसी के साथ क्या पढ़ेंगे, संगठन भी पढ़ेंगे, जिसमें आपको प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो पहली यूनिट है उसके 4 पार्ट हैं। चारों पार्टों के जो अलग अलग है आपके सामने मार्क्स दिखाए गए हैं। जो भोजन है वो मानव स्वास्थ्य है, उसका नंबर कितने आते हैं, 4। मानव तंत्र है उसके 6 नंबर, आनुवंशिकी के 4, प्रतिरक्षा और रक्त समूह के 3 नंबर। तो अगर आप साथ साथ मेरे साथ सीक्वेंस वाइज इन सब को पढ़ते जाएंगे तो आप अच्छी तरह इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आपको रोजाना वीडियो देखना पड़ेगा बिल्कुल समझदारी से। जो भी पॉइंट आपको समझना है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। उसका प्रॉब्लम है वो अपने प्रॉब्लम बताओगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। लेकिन शर्त ये कि आपको कंटिन्यू वीडियो देखते रहना है और ध्यान से मन लगाकर पढ़ना है आपको, तभी आप ये सब नंबर कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको दिखाई दे रही है दूसरी यूनिट जिसमें लिखा हुआ है पदार्थ एवं क्रियाएं। ये जो दूसरी वाली है ये आपको केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान से संबंधित है, जिसमें आपको पाठ दिखाए गए। सबसे पहला है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन यानी अपने जो लाइफ के अंदर जो जो अपन जैसे सुगंधित पदार्थ है, इत्र है, जो भी मटेरियल जो केमिस्ट्री में केमिकल्स से बनते हैं उनका उपयोग करते हैं, उन सब की अपन स्टडी करेंगे। जैसे सबसे देखते हैं अपन कि जो प्लास्टिक है वो दैनिक रसायन का ही एक भाग है, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाकर ये प्लास्टिक बनाई जाती है। तो अपन प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक से पाइप बनाए जाते हैं। जो टायर है उनके अंदर रबर का उपयोग होता है। ये रबर किस प्रकार काम में लिया जाता है, यानी जो रबर है वो दूध के रूप में प्राप्त होता है पौधों से। लेकिन क्या सीधे ही दूध से अपन टायर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि फिर वो टायर सॉफ्ट होंगे
और गाड़ियों के टायर आप देखते हो कि कितने कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। तो वो किस प्रोसेस से गुजार कर अपन उन जो रबड़ है वो प्राकृतिक उत्पाद था उसको अपन ने किस प्रकार से चेंज करके अपने दैनिक जीवन में काम लेने योग्य बनाया, उन सब इस प्रकार की चीजों का अध्ययन अपन किस में करेंगे, दैनिक जीवन में, रसायन वाले टॉपिक में। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक दिखाई दे रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्पाद, उत्प्रेरक। तो अपन ये जो प्रोसेस है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि जो जो अभिक्रियाएं होती है, जैसे कुछ अभिकारक उसमें जुड़ते हैं, कुछ अभिकारक दूर होते हैं, तो उन सब का अध्ययन अपन किस में करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अगर आप रासायनिक अभिक्रिया में डाल दोगे तो या तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी या अभिक्रिया की गति कम हो जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक। इन सब का अध्ययन करेंगे अपन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक के अंदर। अगला जो पार्ट है वो है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। उसमें अपन पढ़ेंगे आवर्त सारणी। रसायन विज्ञान के अंदर एक ऐसी टेबल जिसके अंदर विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, उसको अपन बोलते हैं आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। तो जो 7वां पार्ट है आपके, उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, आवर्त सारणी। उसमें जो जो तत्व पाए जाते हैं उनका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उनका अलग से क्या नाम है, वो सब अपन उसमें स्टडी करेंगे। जो 8वां पार्ट है उसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। यानी अपन देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में कार्बन का बहुत ज्यादा उपयोग है। कार्बन जो सबसे महत्वपूर्ण एक पदार्थ है, हीरा, डायमंड, जो हीरा है वो किसका अपर रूप है, कार्बन। तो हम इन चीजों का, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, चारकोल है, काजल है, ये सब किसके अपर रूप है, कार्बन के। तो अपन इस पार्ट में इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे, यानी इन चीजों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग है, तभी अपन को इसकी स्टडी करने की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है जो 9वां पार्ट है वो है तीसरी यूनिट का, यानी भौतिकी परिघटनाएं। भौतिकी परिघटनाएं यानी आपके पार्ट आ गया फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए प्रकाश। प्रकाश सबसे पहले ये अपन को ये ज्ञात करना है कि अपने दैनिक जीवन में अपन को प्रकाश कहाँ से मिलता है। तो वैसे तो अपन प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं कृत्रिम साधनों से भी, लेकिन जो प्राकृतिक सबसे अच्छा प्रकाश का स्रोत है वो क्या है, वो है सूर्य। यानी सूर्य से अपन को सबसे ज्यादा क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। और इस प्रकाश के कारण अपने वातावरण में जो चीजें हैं वो अपन को या तो अलग टाइप की दिखाई देती है या अपन को वो चीजें दिखाई देती है। सब किसकी घटनाएं हैं, ये सब घटनाएं हैं प्रकाश की। जैसे मैं किसी चीज को देख पा रही हूँ, मैं इस स्क्रीन को देख पा रही हूँ या आप मेरे को देख पा रहे हो, तो आपकी आंखों से प्रकाश निकलेगा, इस स्क्रीन पे पड़ेगा और वापस आपकी आंखों में जाएगा, तभी तो आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है। तो ये घटना किसकी है, प्रकाश की। इसको अपन बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन, उसी प्रकार आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो है प्रकाश का अपवर्तन। या आपको इंद्रधनुष रंगीन दिखाई देती है तो वो है प्रकाश का अपवर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश की ऐसी 6-7 घटनाएं हैं जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी प्रकाश वाले टॉपिक में, जो किस यूनिट का भाग है, तीसरी यूनिट का भाग है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 10वां पार्ट है, उसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। यानी अपने घरों के अंदर जो उपकरण चल रहे हैं, लाइट चल रही है, वो सब किससे चल रही है, विद्युत धारा से। तो वो उपकरण किस प्रकार काम करते हैं, या जो तार हैं उनके अंदर धारा किस प्रकार बह रही है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, उस धारा में बाधा उत्पन्न होते हैं, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो उस विद्युत धारा के बारे में अपन स्टडी करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति यानी फिजिक्स का ही एक पार्ट है कि अपन को कार्य करना पड़ता है, तो कार्य से क्या उत्पन्न होगा, या कार्य करने के लिए अपन को ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। इनके अंदर कुछ अपन को इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पार्ट भी देखना पड़ेगा, यानी गणितीय प्रक्रियाएं भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाता है। तो कुछ फॉर्मूले अपन को इसमें याद करने पड़ेंगे और उससे बेस में आपको कई क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे आपके ये टॉपिक बिल्कुल ईजी हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है जो चौथी यूनिट है, उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी उसके अंदर की जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं मटेरियल या जो भी पदार्थ है प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, उनका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, या अपने द्वारा, मानव द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका अपन अपशिष्ट कैसे करते हैं, उनको किस प्रकार उसका प्रबंधन करते हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद है पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व।
बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो अपने मानव जीवन के लिए उनके उत्पाद है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी है जो अपने लिए काम के आते हैं, जैसे मानव, जैसे आप देखते हो कि जो शराब बनाई जाती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया डाला जाता है, फंगस कवक डाले जाते हैं, एक यीस्ट नाम का कवक होता है, उसको शराब के अंदर उपयोग में लिया जाता है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो मानव के उपयोगी उत्पाद का निर्माण करने के लिए काम आते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्थिक महत्व के जंतु। उसके बाद जो 5वीं यूनिट है वो पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, यानी ये जो भूगोल से संबंधित है, यानी ब्रह्मांड के बारे में अपन इसमें स्टडी करेंगे, किस प्रकार पृथ्वी की संरचना होती है, उसमें ग्रह उपग्रह किस प्रकार होते हैं, जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या खोज की, उन कुछ वैज्ञानिकों का अपन को जीवन परिचय भी पढ़ना पड़ेगा। जो 6ठी यूनिट है पर्यावरण यानी जैव विविधता एवं संरक्षण, सामाजिक की तरह पाठ है जिसमें अपन को क्या है कि बस ज्यादा थोड़ा सोच समझ के पढ़ना है, बाकी ज्यादा इसमें कुछ नहीं है कि किस प्रकार अपने चारों ओर प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, अगर अपने वातावरण में ज्यादा प्रदूषण है तो उसका क्या अपने स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब अपन किस में पढ़ेंगे, जैव विविधता और उसका संरक्षण, यानी अपने वातावरण के अंदर जो विभिन्न प्रकार की पौधों और जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो उसका संरक्षण करना अपने लिए क्यों उपयोगी, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ पेड़ पौधों का आपको, अगर पेड़ पौधे अपन नहीं रखेंगे, इसकी विभिन्न प्रजातियां नहीं रखेंगे तो हम भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि पौधे अपने लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उससे हम अपन को क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस। जब अपन पेड़ पौधों को काट देंगे तो अपन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और अपन भी क्या है श्वसन नहीं कर पाएंगे। तो जैव विविधता का संरक्षण करना अपने लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो 7वीं यूनिट है उसका नाम है सड़क सुरक्षा, यानी सड़क आपको पता है कि जो वाहन चलते हैं तो सड़क सुरक्षा के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, और अगर आप वाहन का यूज करते हो तो उससे पहले आपको सड़क के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार किस चीज का क्या उपयोग करना चाहिए, सार्वजनिक जगह पर आपको कैसे चलना है, कैसे उस सब का उपयोग करना है, तो ये आपको इसमें बताया जाएगा। तो ये आपका फुल पूरा मैंने आपको सिलेबस विस्तार से बताया। अब अपन सबसे पहले पहली यूनिट का पहला पार्ट में स्टार्ट करती हूँ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। जो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है उसमें सबसे पहला नाम आया आपके सामने भोजन। मैंने आपको बताया कि भोजन के अंदर अपन क्या लेते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ लेते हैं जो अपने शरीर को क्या देंगे, एनर्जी देंगे, और जो पदार्थ अपने शरीर को एनर्जी देने का काम करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे पोषक पदार्थ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पोषक पदार्थ के बारे में। अगर आपको ये पोषक पदार्थ अच्छी तरह समझ आएगा तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं, भोजन के बारे में, उसके दुष्प्रभाव के बारे में अपन अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पोषक पदार्थ बिल्कुल इजी टॉपिक है और अपन को इसको थोड़ा बहुत ध्यान रख के पढ़ना है। तो ये चीजें अपन के बहुत ज्यादा काम आने वाली है, आपको अच्छा नंबर दिलाने वाली है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पढ़े बहुत ध्यान लगा के पढ़े, जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम का आप मेरे को जरूर बताएं, मैं आपके उस प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन करूंगी। तो अपन अब पढ़ते हैं पोषक पदार्थ के बारे में। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा गया है कि पोषक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, वृहद पोषक पदार्थ और सूक्ष्म पोषक पदार्थ। अब मैंने इनको देखिए 2 भागों में क्यों बांटा गया, वृहद का मतलब क्या होता है और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है। वृहद का मतलब है विस्तृत, बहुत बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब है छोटा। यहाँ पर वृहद और सूक्ष्म का मतलब है कि वो पोषक पदार्थ जो अपन को ज्यादा मात्रा में एनर्जी देंगे, यानी पोषक पदार्थ का मतलब क्या है, वो पदार्थ जो अपने शरीर को एनर्जी देंगे इसलिए अपन उनका उपयोग करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पोषक पदार्थ। अब वो पोषक पदार्थ जो अपन को ज्यादा एनर्जी देंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन बोलेंगे वृहद पोषक पदार्थ। और जो पोषक पदार्थ अपन को कम मात्रा में एनर्जी देंगे या थोड़ी बहुत एनर्जी देंगे या एनर्जी दिलाने में सहायक होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन बोलेंगे सूक्ष्म पोषक पदार्थ। अब देखिए आपके सामने बताया गया है कि वृहद पोषक पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और फिर क्या है, प्रोटीन। अब देखो अगर आपने खाना खा लिया, आप क्या खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो या आप चावल खा रहे हो, तो आप मान लो क्या खा रहे हो, आप खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट, यानी रोटी, चावल, सब्जी। इसके अलावा या आपने मीठे फल खाए तो भी आप क्या खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। अब दूसरा पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य गुण क्या है कि अगर आपको जल्दी से एनर्जी लेनी है तो आप क्या खाओ, कार्बोहाइड्रेट। यानी ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले ऊर्जा देंगे आपको,
सबसे पहले ऊर्जा देंगे कार्बोहाइड्रेट। मान लो कोई धावक है, वो दौड़ रहा है और उसको तुरंत एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करता है, वो ग्लूकोन डी पीता है। ग्लूकोन डी यानी उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। अब आप ग्लूकोन डी पियोगे यानी आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो धावक को क्या है, तुरंत एनर्जी मिल ली। मान लो अगर धावक दौड़ते दौड़ते घी पी रहा है, तो घी के अंदर क्या होती है, वसा, लेकिन जो वसा है वो एनर्जी देने में टाइम लगाती है, जबकि उस धावक को तो उसी टाइम एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा, ग्लूकोन डी पिएगा। उसको पता है ग्लूकोन डी में कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट मेरे को तुरंत एनर्जी देगा। तो ध्यान रखना, पोषक पदार्थों में सबसे पहले ऊर्जा देने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है चावल के अंदर। ध्यान रखना, वैसे तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होगा, तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा चावल में। यदि आप चावल खाओगे तो आपको एनर्जी बहुत फास्टली मिलेगी, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इन तीनों का अनुपात क्या होता है, इन तीनों का अनुपात होता है 1:2:1। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेसिक उदाहरण है वो है ग्लूकोज, C6H12O6। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। अब आप देख रहे हो इसके अंदर एक भाग है कार्बन का, दो भाग है हाइड्रोजन के और एक भाग है ऑक्सीजन का, यानी अनुपात क्या हो गया, 1:2:1। यानी कार्बोहाइड्रेट की आपकी जो भी आपको संरचना मिलेगी, चाहे उसमें ये वैल्यू कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो रेशो है, अनुपात है, ये हमेशा यही रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यानी कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक भाग होगा और हाइड्रोजन के कितने भाग होंगे, 2 भाग होंगे। तो ये रहे आपके कार्बोहाइड्रेट के कुछ पॉइंट। उसके अलावा अपन ये देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके मुख्य रूप से कुछ शर्कराएं पाई जाती है। आपने नाम सुना होगा, शुगर होती है कुछ, जिसमें देखते हैं अपन, एक तो होती है, मैंने आपको बता दिया सबसे पहले ग्लूकोज। ये जो शर्करा होती है इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। जो ग्लूकोज होती है ना, ये सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, ग्लूकोज सबसे ज्यादा पाया जाता है अंगूर के अंदर, और अंगूर को बोलते हैं ग्रेप्स, इसलिए ग्लूकोज को क्या बोला जाता है, ग्लूकोज को बोला जाता है ग्रेप्स शुगर। उसके बाद जो दूसरे प्रकार की कार्बोहाइड्रेट शर्करा का उदाहरण है उसका नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होती है वो सबसे क्या होती है, मीठी शर्करा होती है और सबसे ज्यादा ये पाई जाती है शहद के अंदर। उसी प्रकार एक शर्करा होती है जिसका नाम है सुक्रोज, गन्ने में, चीनी में, गुड़ में पाई जाती है। उसी प्रकार एक शर्करा है जिसका नाम है स्टार्च, और सबसे ज्यादा पाया जाता है स्टार्च आलू के अंदर। उसी प्रकार आपने एक नाम सुना होगा लैक्टोज, किसमें पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज पाई जाती है दूध के अंदर। एक शर्करा होती है जिसका नाम है माल्टोज, किसमें पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है अनाज के अंदर। तो ये कुछ जो शर्कराएं हैं ये सब किसका स्रोत है, ये सब स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। तो ध्यान रखना, अगर आप अंगूर खा रहे हो मतलब आप क्या खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट। अगर आप शहद खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च है, आप आलू खा रहे हो तो भी आप क्या खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट। तो ये है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। उसके बाद आती है वसा, प्रोटीन। ये तो हो गए वृहद पोषक पदार्थ। और सूक्ष्म पोषक पदार्थों का उदाहरण क्या है, विटामिन, खनिज और जल। इनको भी अपन विस्तार से पढ़ते हैं नेक्स्ट में सभी को। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में मैंने इन तीनों का अनुपात क्या बताया आपको, 1:2:1। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया मैंने, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में। और सबसे पहले अगर आपको पूछ लिया ऊर्जा कौन देता है, तो ऊर्जा देगा कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज को अपन क्या बोलेंगे, ग्रेप्स शुगर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, ग्रेप्स में या अंगूर के अंदर। उसके बाद है लैक्टोज किस में पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है दूध में। फ्रक्टोज किस में पाई जाती है, शहद में। और इसके अलावा ये पाई जाती है मीठे फलों के अंदर। शहद और मीठे फल किसके स्रोत है, ये स्रोत है फ्रक्टोज के। और इसको अपन क्या बोलेंगे, स्वीटेस्ट शुगर, यानी सबसे मीठी शर्करा।
सबसे मीठी शर्करा। तो इन शर्कराओं का अपन को नाम ध्यान रखना है, और ये शर्कराएं किस किस में पाई जाती है ये भी अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद स्टार्च, स्टार्च किस में होगा? आलू में। माल्टोज किस में होगा? माल्टोज होगा अनाज में। और सुक्रोज किस में होगा? सुक्रोज होगा गुड़ में या शक्कर, इन सब में क्या होगा? सुक्रोज पाया जाएगा। तो ये शर्कराएं किसका उदाहरण है? ये कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। उसके बाद दूसरा वृहद पोषक पदार्थ है वसा। देखिए वसा के अंदर भी 3 तत्व होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा में फर्क क्या रहेगा कि जितना कार्बन के बराबर का इसमें ऑक्सीजन था उतना वसा के अंदर नहीं होगा। यानी अपन ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या था? कार्बन का अनुपात 1, ऑक्सीजन का भी 1 और हाइड्रोजन का 2। लेकिन वसा के अंदर ये 1 नहीं होगी, बल्कि 1 से थोड़ी क्या होगी? कम होगी वसा। तो ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट और वसा में इतना सा फर्क है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा वसा में थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। उसके अलावा वसा के स्रोत क्या है? यानी आप क्या खाओगे तो आपके शरीर को वसा मिलेगी। तो इसके स्रोत है घी, तेल, इन सब में क्या होती है? वसा होती है। उसके अलावा एक पॉइंट और, वसा 2 प्रकार की होती है। एक तो उसको बोलते हैं संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा। और दूसरे प्रकार की होती है वो होती है असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा का मतलब क्या है कि वो वसा जो मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाए, उसकी अवस्था बदल जाए। यानी जो अगर तापमान कम हुआ तो वो क्या होगी? जम जाएगी, यानी जो जम जाती है। आप देखते हो कि घी होता है वो जम जाता है। और उसके अलावा ऐसा कौन सा तेल है जो जम जाता है? वो है नारियल तेल। तो नारियल तेल किसका उदाहरण है? संतृप्त वसा का उदाहरण है। और वो वसा जो जमती नहीं है वो सब कौन सी होगी? असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। और इसका उदाहरण होंगे से सभी तेल। यानी नारियल तेल के अलावा से सभी तेल वो क्या है? जमते नहीं है, वो हमेशा लिक्विड स्टेज में रहते हैं। चाहे टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो, उनकी कभी अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन आप देखते हो जो घी और नारियल तेल है वो टेम्परेचर बढ़ने पर द्रव अवस्था में आ जाएंगे और टेम्परेचर कम होने पर वो ठोस अवस्था में आ जाएंगे। तो वसा होगी वो 2 प्रकार की होगी। ज्यादातर अपन देखते हैं जो घी और होते हैं ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए जो संतृप्त वसा होती है इसको अपन क्या बोलेंगे? जंतु वसा भी बोलते हैं। और अपन देखते हैं जो बाकी ये तेल है जो अपन काम में लेते हैं दैनिक जीवन में, वो सब किससे? पौधे से प्राप्त होते हैं। जैसे मूंगफली का तेल है, मूंगफली के पौधे से प्राप्त होगा। जो सरसों है, सरसों के पौधे से प्राप्त होगा। तो तेल सभी पौधों से प्राप्त होते हैं। इसलिए असंतृप्त वसा का दूसरा नाम क्या है? वनस्पति वसा, या इसको पादप वसा भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। वसा के स्रोत क्या होंगे? घी और तेल। वसा 2 प्रकार की, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। वो वसा जो मौसम में तापमान परिवर्तित होने पर उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाए उसको अपन बोलेंगे संतृप्त वसा। और जो अपनी अवस्था परिवर्तित ना करे उनको क्या बोलेंगे? असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा के उदाहरण है घी और नारियल तेल, और असंतृप्त वसा का उदाहरण है से सभी तेल। आपको पूछ सकते हैं कि जंतु वसा क्या मौसम परिवर्तित होने पर या तापमान परिवर्तित होने पर अपनी अवस्था बदल लेगी? तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि जंतु वसा किसको बोलते हैं? संतृप्त वसा को बोलते हैं। तो ये अपना तापमान परिवर्तित होते ही अवस्था भी बदल लेगी। और असंतृप्त वसा को क्या बोला जाता है? वनस्पति वसा। ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। देखिए प्रोटीन है वो, इसकी कमी से भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपने नाम सुना होगा कुपोषण। आपको कई बार देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा कि वहां की प्रजातियां कुपोषण का शिकार है या वो बच्चा कुपोषण का शिकार है। तो ध्यान रखना एक बात हमेशा कि अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो अपन उसको क्या बोलेंगे? कुपोषण। बाकी पोषक पदार्थों से कुपोषण का रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर कुपोषण नाम आ गया मतलब व्यक्ति के शरीर में किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी है। अब सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के अंदर।
उसके अलावा और प्रोटीन के अन्य स्रोत क्या क्या है? अन्य स्रोत है, अगर आप दूध पियोगे तो आपको प्रोटीन मिलेगी, दूध, अंडा। अंडे में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एल्बुमिन, और दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं केसिन प्रोटीन। ठीक है, उसके अलावा अगर आप सभी दालें खाओगे, दाल होती है, उनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ध्यान रखना, प्रोटीन की कमी से क्या कहलाता है? प्रोटीन की कमी होना कहलाता है कुपोषण। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। उसके अलावा प्रोटीन के अन्य स्रोत है दूध, अंडा, दालें, और अंडे के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन होती है और दूध के अंदर केसिन प्रोटीन होती है। उसके अलावा एक ध्यान रखना कि प्रोटीन की अगर शरीर में कमी हो तो दो रोग हो जाते हैं, उनका नाम है, एक का नाम है मेरस्मस और एक रोग है उसका नाम है क्वासियोरकोर। क्वासियोरकोर। अगर आप देखते हैं कि अगर मेरस्मस रोग हो गया है तो उसका लक्षण क्या है कि जो शरीर है वो बिल्कुल पतला, हड्डियों का ढांचा रह जाएगा, हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। और अगर व्यक्ति को प्रोटीन की कमी से क्वासियो रोग आया, मतलब उसके शरीर में सूजन हो जाएगी। तो ऐसे दो रोग आपको पूछ सकते हैं, कई बार पूछा गया कि क्वासियोरकोर और मेरस्मस रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होते हैं? तो क्वासियोरकोर और मेरस्मस रोग किसकी कमी से होंगे? प्रोटीन की कमी से होंगे। ठीक है, तो ये अपन के थे 3 वृहद पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब अपन देखते हैं कि सूक्ष्म पोषक पदार्थ। सूक्ष्म पोषक पदार्थ उन पोषक पदार्थों को कहते हैं जो ऊर्जा देने में सहायक होते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में वो शरीर को एनर्जी नहीं दे सकते, लेकिन अगर ऊर्जा वो नहीं होंगे तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी नहीं मिल पाएगी, यानी वो ऊर्जा देने में सहायक होते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे? सूक्ष्म पोषक पदार्थ। और सबसे पहला है विटामिन। सबसे पहले तो एक नाम कि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने, हॉपकिंस। और उसके अलावा विटामिन का नाम किसने दिया था? नाम दिया था चार्ल्स फंक नाम के वैज्ञानिक ने। दोनों वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने और विटामिन नाम किसने दिया था? चार्ल्स फंक ने। अब देखिए, विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो वाटर सोल्यूबल यानी जल में विलेय, और एक होते हैं फैट सोल्यूबल यानी वसा में विलेय। जो जल में विलेय विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और सी, और जो वसा में विलेय विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। तो टोटल मुख्य रूप से 6 प्रकार के विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, और उनमें से जो जल में विलेय विटामिन है वो कौन कौन से? विटामिन बी और सी, और बाकी जो बचते हैं वो कौन से? वसा में विलेय जो कम है वो याद करो तो बड़े वाला अपने आप पीछे रह जाएगा। तो जल में विलेय विटामिन बी और सी और वसा में विलेय से सभी यानी ए, डी, ई और के। विटामिन के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने और नाम दिया था चार्ल्स फंक नाम के वैज्ञानिक ने। विटामिन 2 प्रकार के, जल में विलेय और वसा में विलेय। जल में विलेय विटामिन बी और सी, और शेष जो बचते हैं वो किस में? वसा में विलेय। अब देखिए, जो ये विटामिन थे इनके रासायनिक नाम है, उनकी कमी से होने वाले रोग है, और अगर आप क्या खाओगे तो उस विटामिन की कमी दूर हो जाएगी। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको रोग कौन हो जाएगा? कौन सा रोग हो जाएगा? रक्तौंधी। रक्तौंधी किसको बोलते हैं? यानी रात्रि में दिखाई ना देना। अगर किसी व्यक्ति को अंधेरा होने के बाद दिखाई नहीं देता है मतलब उसको कौन सा रोग है? रक्तौंधी। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है रक्तौंधी रोग को दूर करने का, गाजर खाओ, क्योंकि गाजर के अंदर एक प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, उसका नाम है रोडोप्सिन। जो रोडोप्सिन प्रोटीन होता है वो अपनी आंखों की एक कोशिकाएं बनाता है जिसका नाम है सलाका, और ये आंखों की ऐसी कोशिकाएं जो किस में देखती है? रात्रि में देखती है। अब जब ये सलाका कोशिकाएं खराब हो जाएगी तो व्यक्ति को रात में दिखाई देना बंद हो जाएगा। और सलाका कोशिकाएं कब खराब हो जाएगी? जब उसमें पर्याप्त मात्रा में कौन सी प्रोटीन नहीं होगी? रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन प्रोटीन का निर्माण कब होगा? जब आप क्या खाओगे? भरपूर मात्रा में गाजर खाओगे। तो ध्यान रखना, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, और इसकी कमी से रोग हो जाता है रक्तौंधी, और इसको दूर करने के लिए मुख्य स्रोत है गाजर और उसके अलावा दूध।
एक पॉइंट हमेशा यहाँ से ध्यान रखना कि दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक विटामिन नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। तो जो भी स्रोत में पूछे वहां पे दूध आपको सभी जगह डाल देना है, लेकिन ओनली फॉर विटामिन सी में नहीं, क्योंकि विटामिन सी नहीं होता है दूध में, बाकी सभी चीजें पाई जाती है। दूसरा विटामिन है बी, उसकी रासायनिक नाम है उसका थायमिन, और कमी से रोग हो जाता है बेरी बेरी, यानी जो व्यक्ति होता है वो बोना रह जाता है, उसकी फुल लंबाई नहीं हो पाती, यानी विटामिन बी की कमी है। तीसरा है विटामिन सी, उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और उसकी कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी। स्कर्वी बोलते हैं मसूड़ों से खून आना। यदि मसूड़ों से खून आ रहा है तो मतलब रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग। एक पायरिया नाम की बीमारी होती है, उसमें भी मसूड़ों से खून आता है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप खट्टे फल खाओ। खट्टे फल यानी नींबू, आंवला, संतरा, इन सभी के अंदर क्या होता है? भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। अगला है विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, और इसकी कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स यानी हड्डियां कमजोर होना, यानी आपकी हड्डियां कमजोर है, मतलब रोग कौन सा है? रिकेट्स। और एक सबसे बेस्ट पॉइंट ध्यान रखना कि अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। यानी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसको अपन को ज्यादा बाहर से खाने की आवश्यकता नहीं होती है, भोजन के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सूर्य के प्रकाश में खड़े रहोगे तो आपके जो स्किन की सेल्स है वो अपने आप ही क्या बना लेगी? विटामिन डी। तो ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश में शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। यह आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको आपको बाहर से पोषक पदार्थों के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होगी? तो वो कौन सा होगा? विटामिन डी। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण अपने शरीर की जो कोशिकाएं सेल्स है वो अपने आप बना देगी, बस उसको क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है विटामिन ई, रासायनिक नाम है टेकोफेरोल, और इसकी कमी से रोग हो जाता है बांझपन। बांझपन यानी बच्चे उत्पन्न करने में सक्षम ना होना, उसको क्या बोलते हैं? बांझपन। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है अंकुरित अनाज खाना चाहिए। अगला है विटामिन के, रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन सकता, ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का बनना अपने लिए क्यों आवश्यक है? मान लो आपके कहीं चोट लग गई और आप देखते हो कि चोट लगने के थोड़े दिन टाइम बाद यानी 2-3 मिनट के बाद आपके खून आना अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है या आपके शरीर में रक्त में प्लेटलेट्स कम है तो आपके ब्लड आना रुकेगा नहीं, क्योंकि ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और कंटिन्यू ब्लड बहते रहने से शरीर में खून की कमी हो जाएगी, और ज्यादा अगर चोट लग गई, खून बह रहा है, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, विटामिन के किस में सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में। आगे मैं रक्त वाले टॉपिक में आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे बनती है, रक्त का थक्का कैसे बनता है। अभी अपन को यही ध्यान रखना है कि विटामिन के की कमी से रोग कौन सा होता है? रक्त का थक्का। और ये एक आनुवंशिक रोग है, इस रोग का नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का भी यही लक्षण है कि शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता, और इसका स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां। तो अपन को ये सब रासायनिक नाम याद रखना है। अब ये जो विटामिन बी है इसके कुछ घटक है, यानी बाकी तो सभी के जो नाम दिखाई दे रहे सेम, बस यही है, इसके और कोई कंपोनेंट्स या घटक नहीं है, लेकिन जो विटामिन बी है इसके कुछ घटक भी है, वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी है उसके अलग अलग कुछ पार्ट भी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें देखिए सबसे पहले विटामिन बी1 का भी वही रासायनिक नाम है जो विटामिन बी का है, क्या है? थायमिन। और कमी से भी वही रोग होगा, कौन सा? बेरी बेरी। उसके बाद है B2, B3, B5। ध्यान रखना B3 के बाद B4 नहीं है, पढ़ाई ध्यान से करना, B4 मत कर देना। B3 के बाद B5, 6, 7 और 8 नहीं है, उसके बाद 9 और 12। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, यानी B12 होगा अगर अपने शरीर में फुल होगा तो अपने शरीर में खून की कमी नहीं रहेगी, फुल मात्रा में हीमोग्लोबिन बनेगा। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी है तो रोग कौन सा हो जाता है? एनीमिया। और एनीमिया किसको बोला जाता है? एनीमिया बोला जाता है खून की कमी। ठीक है, तो अब तक आपकी ये क्लास थी। अब तक आपको जो भी कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी पॉइंट समझ में ना आए, तो प्लीज मैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम का नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगी। और अब तक आपकी मेरी क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।